स्वागत है करियर कंसल्टेंसी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। आज हम एक महत्वपूर्ण विषय की शुरुआत करने जा रहे हैं। जैसा बोर्ड पर आपने देखा, और वो महत्वपूर्ण विषय है भारतीय संविधान। वर्तमान में कोई भी एग्जाम हो, भारतीय संविधान से बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो हम एक एक ऐसे प्रश्नों का उत्तर ढूंढने का प्रयास करेंगे भारतीय संविधान में, जिससे हमारे सारे एग्जाम कवर हो जाएं और कोई भी ऐसा छोटा प्रश्न ना रहे जो भारतीय संविधान से छूट जाए। हम इसका विस्तृत अध्ययन करेंगे, इसके सभी भागों का, सभी अनुसूचियों का, उसमें कौन कौन से कंटेंट शामिल किए गए हैं, इसका भी अध्ययन करेंगे। तो भारतीय संविधान की शुरुआत भाग 1 और अनुच्छेद संख्या 1 से ही हो जाती है। लेकिन बहुत सारे एग्जाम ऐसे हैं जिसमें जो क्वेश्चंस भारतीय संविधान के विकास से भी पूछे गए हैं, अर्थात किस तरीके से भारतीय संविधान का विकास हुआ। स्वतंत्रता से पहले जब हम अंग्रेजों के अधीन थे, तो अंग्रेजों के द्वारा, अर्थात उनके पार्लियामेंट के द्वारा या ब्रिटिश पार्लियामेंट के द्वारा भारत पर शासन करने के लिए वो कौन कौन से अधिनियम, कौन कौन से चार्टर या अध्यादेश कह सकते हैं, बनाए गए और लागू किए गए, जो कहीं ना कहीं भारतीय संविधान के विकास के आधार साबित हुए हैं। तो हम यहीं से संविधान की शुरुआत करते हैं। संविधान को पढ़ने से पहले भारतीय संविधान का विकास कैसे कैसे हुआ, इस पर बात करते हैं। तो जैसे यदि यहां देखें बोर्ड पर, तो लिखा है भारत का संवैधानिक विकास। यदि भारत के संवैधानिक विकास पर बात करें तो जो अंग्रेजों का शासन रहा है, उस शासन में कुछ समय तक ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के द्वारा भारत पर शासन किया जाता रहा है। और चूंकि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की जो स्थापना हुई थी वो 1600 ईस्वी में, 31 दिसंबर 1600 ईस्वी को एक अध्यादेश के द्वारा पूर्वी एशियाई देशों में व्यापार करने के लिए एक लाइसेंस दिया गया था कुछ अंग्रेज व्यापारियों को, और उसी को हम ईस्ट इंडिया कंपनी के नाम से जानते हैं, जिसकी स्थापना 31 दिसंबर 1600 ईस्वी को हुई। तो यहां देखा जाए, लिखा हुआ है ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के अंतर्गत भारत, अर्थात 1857 का स्वतंत्रता आंदोलन के पहले भारत पर जो प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से जो शासन होता था, वो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के द्वारा शासन किया जाता था। हाँ, उस पर नियंत्रण स्थापित करने के लिए जो अध्यादेश या कानून बनाए जाते थे, वो ब्रिटिश पार्लियामेंट के द्वारा ही बनाए जाते थे। लेकिन वो जो कानून होता था, वो कहीं ना कहीं ईस्ट इंडिया कंपनी पर नियंत्रण स्थापित करने के लिए होता था। तो हम इसको दो रूपों में पढ़ सकते हैं। भारत के संवैधानिक विकास को हम दो रूपों में पढ़ सकते हैं। एक वो कानून जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के अंतर्गत भारत में लागू किए गए, और दूसरे वही कानून जब 1857 का स्वतंत्रता आंदोलन हुआ, उसके बाद कहीं ना कहीं
ब्रिटिश गवर्नमेंट को ये लगने लगा कि शायद अब जो कंपनी है ईस्ट इंडिया कंपनी, वो भारत पर शासन करने में थोड़ी सी अक्षम हो गई है। तब उन्होंने भारत पर जो शासन की जिम्मेदारी है उसको अपने हाथों में लिया, और इसके कारण देखिए लिखा गया है ब्रिटिश क्राउन के अंतर्गत भारत, अर्थात अब ये जो भारत था, भारत पर शासन था, वो डायरेक्ट ब्रिटेन के क्राउन के अधीन हो गया, ब्रिटेन के राजा के अधीन हो गया। और उसके बाद भारत पर शासन करने के लिए जो विभिन्न अध्यादेश, अधिनियम, कानून बनाए गए, वो हम एक एक करके भी आगे हम अध्ययन करेंगे। तो इस तरीके से भारत के संवैधानिक विकास के जो आधार रूप में जो अधिनियम है उसको दो भागों में हम बांट करके अध्ययन कर सकते हैं। एक ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के अंतर्गत भारत, और दूसरा ब्रिटिश क्राउन के अंतर्गत भारत। तो अब हम एक एक पर बात करेंगे। तो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी, जैसे भी हमने पहले बताया कि जब 31 दिसंबर 1600 ईस्वी को इसकी स्थापना हो गई, भारत सहित पूर्वी एशियाई देशों पर व्यापार करने के लिए, तो यहाँ कंपनी पहुंची, यहाँ की परिस्थितियों को देखा, जो कि प्रारंभ में जो उसका उद्देश्य था वो केवल व्यापार करना था, लेकिन भारतीय परिस्थितियों को, राजनीतिक परिस्थितियों को, भौगोलिक परिस्थितियों को जब कंपनी ने देखा, तो व्यापार के साथ साथ भारत के शासन प्रशासन में भी उसका हस्तक्षेप बढ़ता गया, और ये कैसे क्या हुआ ये इतिहास का विषय है, तो वहां हमें नहीं जाना है। तो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी जब भारत पर शासन कर रही थी, तो उस पर नियंत्रण स्थापित करने के लिए जो ब्रिटेन के पार्लियामेंट के द्वारा जो अधिनियम लागू किए गए, उसमें जैसे देखिए जो पहला अधिनियम है वो रेगुलेटिंग एक्ट 1773 है, उसके बाद पिट्स इंडिया एक्ट है 1784 में, फिर चार्टर एक्ट 1793, चार्टर एक्ट 1813, फिर चार्टर एक्ट 1833 और चार्टर एक्ट 1853। ये कुछ अभी के यहाँ पे एक्ट लिखा है, फिर चार्टर एक्ट लिखा है, सबका मतलब कानूनी ही होता है, तो बहुत ज्यादा इस पर हमें नहीं चर्चा करनी है। तो ये ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के अंतर्गत जब भारत था, तो उस समय ब्रिटेन के पार्लियामेंट के द्वारा ये एक्ट बनाए गए। एक्ट बनाने का दो पर्पस था, एक तो कंपनी पर नियंत्रण रखना, और नियंत्रण रखते हुए कंपनी को एक दिशा निर्देश देना, उस दिशा निर्देश के तहत कंपनी भारत पर शासन करेगी। तो शुरुआत हम रेगुलेटिंग एक्ट से करते हैं, यदि कि ये एक्ट क्यों आया और इस एक्ट में क्या क्या प्रावधान किए गए थे। अब इन एक्ट में कुछ ही एक्ट हैं जिससे एग्जाम में क्वेश्चन पूछे गए हैं, जैसे रेगुलेटिंग एक्ट हो गया, कभी कभी पिट्स इंडिया एक्ट से भी क्वेश्चन आ जाता है। ये चार्टर एक्ट 1873 है, 1833 का है। तो ये तीन चार एक्ट बहुत ही महत्वपूर्ण है। इस एक्ट में क्या क्या प्रावधान किया गया था, इस पर चर्चा करना है। तो जैसे रेगुलेटिंग एक्ट 1773 लिखा है, ये कब आया, क्यों आया, और इसमें क्या क्या प्रावधान किया गया था, थोड़ा सा इस पर चर्चा किया जाए। तो जब कंपनी भारत पर शासन कर रही थी, तो जो कंपनी में शामिल जो कर्मचारी थे, जो अधिकारी थे, धीरे 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 उनके अंदर जो है बहुत सारे अनियमितता आती गई, और उसका पता लगाने के लिए उस समय जो प्रधानमंत्री थे लॉर्ड नॉर्थ,
लॉर्ड नॉर्थ ये उस समय ब्रिटेन के प्रधानमंत्री थे। ब्रिटेन के प्रधानमंत्री थे। इन्होंने एक समिति गठित की और उसको ये जिम्मेदारी दी गई कि आप जाकर के ये पता लगाइए कि आखिर कंपनी में चल क्या रहा है। तो उस समिति के द्वारा यहां पता लगाया गया और उस समिति की अनुशंसा पर ही 1773 ईस्वी में ब्रिटेन के पार्लियामेंट के द्वारा यह रेगुलेटिंग एक्ट पारित किया गया, जिसको रेगुलेटिंग एक्ट 1773 का नाम दिया गया। अब मुख्य बातें इस एक्ट में क्या थी, तो थोड़ा सा और जाना जाए। जैसे पहले भारत में 3 महत्वपूर्ण प्रेसिडेंसियां हुआ करती थी, जिसमें एक आपका बंगाल था, दूसरा मद्रास था और तीसरा मुंबई प्रेसिडेंसी थी। यह हम ये 3 प्रेसिडेंसी हुआ करती थी। भारत में महत्वपूर्ण 3 प्रेसिडेंसी थी, जैसे एक आपका मद्रास, बंगाल और मुंबई। ये रेगुलेटरी एक्ट में जो प्रावधान है थोड़ा उस पर चर्चा किया जाता है। तो उन 3 प्रेसिडेंसियों के अलग अलग गवर्नर हुआ करते थे, लेकिन जब ये रेगुलेटरी एक्ट 1773 पारित हुआ तो इसमें प्रावधान क्या किया गया कि ये जो मद्रास और मुंबई प्रेसिडेंसी थी, इसको बंगाल प्रेसिडेंसी के अधीन कर दिया गया। जो मुंबई और मद्रास प्रेसिडेंसी थी, इसको बंगाल प्रेसिडेंसी के अधीन कर दिया गया और साथ में जो बंगाल का गवर्नर था, उसको तीनों प्रेसिडेंसियों का, ध्यान दीजिएगा, तीनों प्रेसिडेंसियों का गवर्नर जनरल बनाया गया। तीनों प्रेसिडेंसियों का गवर्नर जनरल बना दिया गया। ये इस रेगुलेटरी एक्ट में पहला महत्वपूर्ण कदम उठाया गया कि क्या किया गया, बंगाल प्रेसिडेंसी के अधीन मुंबई और मद्रास प्रेसिडेंसियों को कर दिया गया और जो बंगाल का गवर्नर था उसको तीनों प्रेसिडेंसियों का गवर्नर जनरल बना दिया गया। यह महत्वपूर्ण प्रावधान किया गया। अब क्वेश्चन यहां से पूछा गया है कि ब्रिटिश या कंपनी के अधीन भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था? यह क्वेश्चन यहां से बनता है। रेगुलेटरी एक्ट में प्रावधान किया गया, या भारत का कह लीजिए या यहाँ आप बंगाल लिख सकते हैं। बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था? गवर्नर तो पहले हुआ करते थे, गवर्नर जनरल की बात की गई। तो ध्यान दीजिएगा, प्रथम भारत का प्रथम गवर्नर जनरल, और ये ध्यान रखिएगा कंपनी के अधीन। तो प्रथम गवर्नर जनरल जो बनाया गया वो वारेन हेस्टिंग्स को बनाया गया। वारेन हेस्टिंग्स को
कंपनी के अधीन भारत का प्रथम गवर्नर जनरल बनाया गया। ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था, या बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था, वो भी कंपनी के अधीन। तो वो वारेन हेस्टिंग्स को प्रथम गवर्नर जनरल बनाया गया। ये रेगुलेटिंग एक्ट का पहला कदम उठाया गया। उसके बाद में इसकी स्टार्ट ले लीजिए। और क्या किया गया, इसी एक्ट के अधीन एक तो गवर्नर जनरल बना, और ये बना वारेन हेस्टिंग्स। दूसरा क्या प्रावधान किया गया, इसी रेगुलेटिंग एक्ट में जो प्रावधान था उसमें क्या किया गया, बंगाल में एक सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना की गई। सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना की गई, और ये सर्वोच्च न्यायालय की जो स्थापना की गई ये 1774 ईस्वी में की गई। ये भी क्वेश्चन पूछा गया है। अब इस सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना 1774 में की गई, तो यहां से भी ये क्वेश्चन बनता है कि इस सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश कौन बनाया गया, तो इस न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश सर एलिजाह हिम्पे, सर एलिजाह हिम्पे को सर एलिजाह हिम्पे को इस सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश बनाया गया। ये भी क्वेश्चन पूछा गया है। साथ में इसमें 3 और अन्य न्यायाधीश थे, 3 अन्य न्यायाधीश की नियुक्ति की गई। वो 3 कौन कौन थे, तो एक चैम्बर्स, हाइड और तीसरे लेमेस्टर। ये 3 अन्य न्यायाधीश की नियुक्ति की गई। यहां से भी क्वेश्चन, तो ये 2 मुख्य प्रावधान रेगुलेटिंग एक्ट में किया गया था। एक तो वारेन हेस्टिंग्स को गवर्नर जनरल बनाया गया, और दूसरा कलकत्ता में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना की गई, और उसके मुख्य न्यायाधीश सर एलिजाह हिम्पे और 3 अन्य न्यायाधीश जिसमें चैम्बर्स, हाइड और लेमिस्टर। तो ये रेगुलेटिंग एक्ट का 2 मुख्य प्रावधान था। अब जो ब्रिटेन के पार्लियामेंट को लग रहा था कि जो कंपनी का शासन है वो सुधरेगा, तो बहुत ज्यादा कुछ सुधार उसमें आया नहीं, और इस कारण कंपनी को फिर एक कदम उठाना पड़ा। और इसके बाद उसने फिर एक एक्ट पारित किया जिसको हम
इंडिया एक्ट 1784 के नाम से जानते हैं। ये जो एक्ट पारित किया जा रहा था, ये कंपनी के शासन को सुचारू रूप से चलाने के लिए ही पारित किया जा रहा था, ये ध्यान रखिएगा। तो 73 में क्या प्रावधान, अब 84 का जो एक्ट पारित किया गया, जिसको नाम दिया गया पिट्स इंडिया एक्ट, इसमें क्या क्या प्रावधान था। तो जो एक मुख्य इससे क्वेश्चन बनता है वो पूछा भी गया है, ये कहा गया है कि जो भारतीय राज्य, इसमें क्या प्रावधान था, जो भारतीय राज्य ब्रिटिश ताज के या ब्रिटिश क्राउन के जो अधीन थे या उनके जो स्वामित्व में थे, ब्रिटिश ताज के स्वामित्व वाले भारतीय राज्य ब्रिटिश ताज के स्वामित्व वाले दावे का ये पहला स्वामित्व वाले दावे का पहला वैधानिक दस्तावेज माना गया है। दस्तावेज था, कहने का मतलब ये हुआ कि जो ये एक्ट था, पिट्स इंडिया एक्ट, ये वैधानिक रूप से एक ऐसा दस्तावेज था जिसने ये साबित कर दिया कि जो भारतीय राज्य जो ब्रिटेन क्राउन के अधीन है, अर्थात जिन पर कंपनी का शासन है, वो अब वैधानिक रूप से, कानूनी रूप से ब्रिटेन के क्राउन के अधीन होंगे। इस एक्ट ने ये पूरी तरीके से साबित कर दिया। ये क्वेश्चन पूछा गया है कि वो कौन सा एक्ट था जो भारतीय राज्य जो ब्रिटिश क्राउन के अधीन थे, उनके स्वामित्व का एक वैधानिक दस्तावेज था। तो ये था आपका पिट्स इंडिया एक्ट। बहुत सारे इसमें प्रावधान थे, वो हमको नहीं पढ़ना है। जो मुख्य चीजें हम इसमें बात करेंगे। अब ये पिट्स इंडिया एक्ट हो गया, जिसका ये मुख्य प्रावधान था। थोड़ा सा और हम आगे बात करेंगे। अब जब हम 1800 में पहुंचते हैं तो एक अधिनियम आया है 1813 का, 1813 का चार्टर या अधिनियम कह लीजिए। इसमें क्या क्या मुख्य बातें थी, थोड़ा सा इसको जाना जाए। तो सबसे पहले इसमें जो मुख्य प्रावधान था, इसमें पहला मुख्य जो प्रावधान था वो था ईसाई मिशनरियों को भारत में धार्मिक प्रचार की आज्ञा दी गई। ये पहला इसमें प्रावधान किया गया था। जो ईसाई मिशनरियां थी, अब वो भारत में अपने धर्म का प्रचार कर सकती थी। दूसरा जो महत्वपूर्ण प्रावधान था कि अभी तक भारत में और भारत सहित जो पूर्वी एशियाई देश हैं, उनमें केवल कंपनी में शामिल
या ईस्ट इंडिया कंपनी में जो शामिल लोग थे केवल वही व्यापार कर सकते थे। लेकिन इस एक्ट के द्वारा 1813 के चार्टर के द्वारा जो भारत में कंपनी के व्यापारिक एकाधिकार की जो शक्ति थी, भारत में कंपनी के जो व्यापारिक एकाधिकार की शक्ति थी उसको समाप्त कर दिया गया। बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन बनता है। भारत में कंपनी के व्यापारिक एकाधिकार को समाप्त कर दिया गया। समाप्त कर दिया गया। अब तक केवल ईस्ट इंडिया कंपनी भारत में व्यापार कर सकती थी, अर्थात उसमें शामिल हुए व्यापारीगण होते थे वही व्यापार कर सकते थे। लेकिन इस अधिनियम के द्वारा अब ये ब्रिटेन के और जो उस कंपनी में शामिल नहीं थे उनको भी भारत और एशियाई देशों में, जो पूर्वी एशियाई देश थे भारत से लगे हुए, उनमें व्यापार करने की छूट दे दी गई। तो यहाँ व्यापारिक एकाधिकार को समाप्त कर दिया गया। लेकिन अब थोड़ा सा इसमें ध्यान देने की जरूरत है। व्यापारिक एकाधिकार को तो समाप्त किया गया, लेकिन चीन के साथ और चाय का व्यापार, ये दो चीजें महत्वपूर्ण हैं। चीन के साथ और चाय का व्यापार, मतलब जो चीन के साथ व्यापार करेगी वो केवल और केवल कंपनी ही करेगी। भारत में तो व्यापारी का एकाधिकार समाप्त किया गया था, लेकिन जो चीन में व्यापार करेगी वो अभी कंपनी ही करेगी, ईस्ट इंडिया कंपनी ही करेगी। उसमें ब्रिटेन के और व्यापारी नहीं जा सकते, पहला। दूसरा, जो चाय का व्यापार है, बाकी और वस्तुओं का व्यापार ब्रिटेन के अन्य व्यापारी जन करेंगे, लेकिन चाय का व्यापार जो होगा वो केवल और केवल अभी कंपनी ही करेगी। तो ये दो चीज है, व्यापारिक एकाधिकार को तो समाप्त किया गया, लेकिन चीन के साथ और चाय का व्यापार अभी कंपनी के ही हाथों में होगा। ये महत्वपूर्ण प्रावधान था, क्योंकि क्वेश्चन यहां से बनते हैं लेकिन कंफ्यूज करने वाले क्वेश्चन बनते हैं। क्योंकि जब व्यापारिक एकाधिकार की बात की जाएगी तो अभी जब हम 1813 का चार्टर, सॉरी 1833 का जब हम चार्टर पढ़ेंगे तो वहां भी ये मेंशन किया गया है कि कंपनी के व्यापारिक एकाधिकार की शक्ति को कब समाप्त किया गया। तो जब कंपनी के व्यापारिक एकाधिकार की शक्ति को समाप्त करने की बात आएगी तो फिर वहां 1833 का चार्टर होगा, क्योंकि यह शर्त के साथ समाप्त किया गया है कि चीन और चाय का शर्त अभी इसमें जुड़ा हुआ है। ये पहला महत्वपूर्ण प्रावधान, मिशनरियों को छूट। दूसरा प्रावधान, व्यापारिक एकाधिकार की समाप्ति, जो कि शर्त सहित है। तीसरा, इसमें क्या प्रावधान किया गया? भारतीय शिक्षा पर 1 लाख भारतीय शिक्षा पर 1 लाख अतिरिक्त व्यय का प्रावधान किया है। ये तीसरा महत्वपूर्ण प्रावधान है। अर्थात जो भारतीयों की शिक्षा पर अब तक जो खर्च होता था उसमें 1 लाख रुपए और ऐड कर दिया गया। खैर, ये प्रावधान तो कर दिया गया, बाद में इस पर बड़ा विवाद हुआ,
वो खैर हम शिक्षा के अंतर्गत पढ़ते हैं, जिसमें कंपनी के पुराने और नए कर्मचारियों में विवाद हो गया, जिसको शिक्षा में प्राच्य पाश्चात्य विवाद के नाम से जाना जाता है। तो ये 3 प्रावधान मुख्य रूप से 1813 के चार्टर में किया गया। बिचौलियों को छूट, कंपनी के व्यापारिक एकाधिकार की समाप्ति और शिक्षा पर 1 लाख अतिरिक्त व्यय। ये 3 प्रावधान 1813 के चार्टर में किया गया। स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब थोड़ा सा और जब हम आगे बढ़ते हैं तो अगला जो एक्ट पारित किया गया वो 1833 का चार्टर था। 1833 का चार्टर 1833 के चार्टर में क्या क्या प्रावधान किया गया? तो अब भारत में इस चार्टर के द्वारा जो कंपनी के व्यापारिक कार्य थे उस पर जो एक अधिकार था और जो कंपनी के प्रशासनिक कार्य थे, तो व्यापारिक कार्यों को और प्रशासनिक कार्यों को अलग अलग कर दिया गया। कंपनी के जो व्यापारिक कार्य हैं और जो प्रशासनिक कार्य हैं उन दोनों को अलग अलग कर दिया गया। ये इसका मुख्य प्रावधान था। और जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट था वो ये था कि कंपनी के व्यापारिक एकाधिकार को पूर्णतः समाप्त कर दिया गया। पूर्णतः समाप्त कर दिया गया। ये इसका बहुत महत्वपूर्ण प्रावधान था। अब ये क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा कि कंपनी के व्यापारिक एकाधिकार को पूर्णतः कब समाप्त किया गया, तो उसका उत्तर होगा 1833 का चार्टर या 1833 का राजलेख भी कह सकते हैं। इसको चार्टर है या राजलेख भी कह सकते हैं, बात एक ही होगा। 1833 के चार्टर के द्वारा कंपनी के व्यापारिक एकाधिकार को पूर्णतः समाप्त कर दिया गया। अब इसके आगे 1853 का राजलेख। इसमें एक महत्वपूर्ण निर्णय था और वो था कि अब कंपनी के हाथों से शासन को वापस लेने का निर्णय किया गया कि अब जो है कंपनी के हाथ से जो शासन करने का अधिकार है उसको वापस ले लिया जाएगा। वापस लिया नहीं गया है, लेकिन ये निर्णय लिया गया कि अब कभी भी कंपनी के हाथों से शासन का अधिकार वापस लिया जा सकता है। तो ये 1853 का राजलेख था। तो ये इतने जो चार्टर या अधिनियम बनाए गए हैं वो ब्रिटिश कंपनी के अंतर्गत भारत था और शासन कंपनी का था, उसके अधीन ये चार्टर बनाए गए हैं। अब इसके बाद जब हम बात करेंगे जो अधिनियम बनाए गए भारत के संवैधानिक विकास में महत्वपूर्ण
योगदान देते हैं वो होगा ब्रिटिश क्राउन के अधीन जो भारत का शासन था। तो इसमें हम 1773, 1784, 1813, 1833 और 1853 ये हैं तो और बहुत सारे, लेकिन जो महत्वपूर्ण है जो एग्जाम में पूछे गए हैं उस पर हमने चर्चा किया। अगला जो ब्रिटिश क्राउन के अधीन भारत का शासन होगा उसको हम अगले वीडियो में बात करेंगे। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद। जय हिंद।